गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। और इसका सिलेबस पहले हम देखेंगे और फिर हम आज के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बाद में देखेंगे। तो इसके सिलेबस में क्या क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में हायर एजुकेशन के लर्निंग और एजुकेशन के बारे में हमको बताना है एंशिएंट टाइम में, यानी कि प्राचीन भारत में। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भारत में हायर लर्निंग का विकास कैसे हुआ और शोध कैसे हुए, रिसर्च कैसे हुई, तो ये यहाँ पर बताना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए गए, कार्यक्रम चलाए गए इंडिया में, उनको हमको देखना है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल, व्यावसायिक, टेक्निकल जो प्रौद्योगिकी से युक्त है, और कौशल बेस्ड एजुकेशन हमको यहाँ पर देखनी है। वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये भी हम देखेंगे। और पॉलिसीज, नीतियाँ, गवर्नेंस, शासन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, और इन सभी का हायर एजुकेशन में क्या रोल है और ये कौन कौन सी नीतियाँ बनाते हैं, और उन सभी नीतियों की चर्चा हम हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट में करेंगे। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक यूनिट 10 मार्क्स की होती है, यानी कि 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स होते हैं। और एक पैसेज भी आता है और पैसेज में होते हैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 5 होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो इस प्रकार हमारे 10 यूनिट होते हैं और आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10। तो यूनिट 10 है, तो इसके नोट्स का रिवीजन हम यहाँ करेंगे। तो हायर एजुकेशन सिस्टम जो एंशिएंट टाइम में था वो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित था, यानी कि ओल्डेस्ट पैटर्न था, वो हम देखेंगे। और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। करंट हैपनिंग्स, जो प्रेजेंट में नई नई पॉलिसी बन रही हैं उनके बारे में देखेंगे। और एसर रिपोर्ट जैसे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एट्सेट्रा, ऐसी रिपोर्ट आती हैं, उनकी भी चर्चा हम इसी यूनिट में करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। इंट्रोडक्शन यानी कि इस प्राचीन काल की जो शिक्षा है उसका परिचय है। तो यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होती थी, जैसे यहाँ पर होते थे सुश्रुत, तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी, जो वर्ल्ड की पहली प्लास्टिक सर्जरी होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी यहीं पर थी, नालंदा जो बिहार में, वर्तमान बिहार में है, राजगीर नामक स्थान पर, जिसको 2016 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। गार्गी मैत्री यहाँ की फीमेल ऋषिका थी, यानी कि जो महिला विद्वान विदुषी होती थी वो थी गार्गी मैत्री। और लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, जनेऊ भी धारण किया जाता था। प्रेजेंट के मुकाबले महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। जैसे वर्तमान में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उस समय ये शिक्षा उनको ऐसे ही मिल जाती थी, इसलिए वहाँ की स्थिति वर्तमान के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वी ओव अ lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भारत के जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसकी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि भारतीयों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे भारत ने ही जीरो का आविष्कार भी किया था, और जैसे जितनी भी खोज हुई थी वो सभी गुप्त काल में, अधिकतम गुप्त काल में ही हुई थी, इसलिए भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल को ही कहते हैं। एजुकेशन इन इंडिया डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो शिक्षा को भारत में निम्न तरीकों से विभाजित किया जा सकता है, विभिन्न भाग बनाए जा सकता है। जैसे वैदिक पीरियड, वैदिक काल की शिक्षा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। बुद्धिस्ट पीरियड
600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक मेडिवल पीरियड, 1100 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। मेडिवल का मतलब है मध्यकालीन है। और मध्यकालीन में हम इस्लामिक एजुकेशन को देखेंगे। इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ जो मुगल काल के दौरान हुई उसको भी देखेंगे। और जो वैदिक पीरियड है इसमें वैदिक काल के समय जब शिक्षा होती थी, जैसे गुरुकुल सिस्टम होता था, उन सभी की चर्चा यहाँ पर होगी। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया 1857 से 1947 तक जो अंग्रेज भारत में आए थे और विभिन्न गवर्नर जनरल आए समय समय पर, जैसे मैकाले मिलेट आया, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, तो इन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से वर्तमान तक जितने भी योजनाएं आई, जितने आयोग आए, उन सभी की चर्चा यहाँ पर होगी। तो ये हैं 5 पार्ट: वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, मेडिवल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले का पीरियड, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद का काल या अवधि। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है: प्री वैदिक पीरियड पूर्व वैदिक काल, और लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल। और जो पूर्व वैदिक काल था उसमें सभा और समिति होती थी जो शिक्षा देने का काम करती थी। और लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था होती थी जिसमें 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, जो क्षत्रिय है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से, और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति जंघाओं से, और जो लास्ट में होते हैं शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। जिस प्रकार पैर हमारे शरीर का वजन उठाते हैं उसी प्रकार तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है, ऐसा उस समय माना जाता था। और वर्ण व्यवस्था में जो 3 वर्ण होते थे शूद्रों को छोड़कर, इन तीनों को ही शिक्षा दी जाती थी। और एजुकेशन इगैलिटेरियन होती थी यानी कि सबको दी जाती थी, लेकिन वर्ण के हिसाब से 3 वर्णों को ही मिलती थी। बुद्धिज्म 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 एडी तक ब्राह्मणवाद बढ़ चुका था। और जैनिज्म भी इसी समय आया था। नो कास्ट सिस्टम, इसमें कास्ट का कोई सिस्टम नहीं था। बिलीव ऑन कर्मा, कर्म पर ये विश्वास करते थे, और इनका मानना था कि जितने अच्छे हमारे कर्म होंगे हमको उतनी ही अच्छी मोक्ष प्राप्त होगा, उतना ही जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। और इन्होंने अष्टांग सिद्धांत को भी दिया था। मेडिवल में आए मकताब और कुरान। मकतब मदरसे, और इसमें हम जो मुस्लिम संस्कृति है उसके बारे में देखेंगे मेडिवल में। और आज का हमारा मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या क्या होता था? तो इसमें होते थे 4 आश्रम। 4 आश्रम वैदिक काल में जो मनुष्य की आयु थी उसको 100 वर्ष माना गया था, और 100 को 4 भागों में बांटा गया था। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, जिसमें बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा, केवल शिक्षा। और दूसरा था गृहस्थ आश्रम 25 से 100 वर्ष, इसमें अपने जो शादी करेगा और बच्चे वगैरह होंगे। इसमें वनप्रस्थ में सांसारिक कार्यों से दूर हटकर वनों में जाना शुरू कर देगा। और संन्यास का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति का अंतरिम जो सत्र है, या अंतिम आश्रम जो मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाएगा, वो है संन्यास। इसमें सांसारिक कार्यों से हटकर मानव ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में चला जाता है। तो ये 4 आश्रम थे। और जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें होती थी गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल व्यवस्था क्या होती थी? जो एक गुरुकुल होता था, तो यहाँ पर होती थी गुरुकुल सिस्टम। और गुरुकुल प्रणाली में ही गुरु के घर ही स्टूडेंट्स को रहना होता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और रेजिडेंशियल सिस्टम होता था, यानी कि वहीं पर रहना होता था। हाउस होल्ड कोर्स, यानी कि जो भी हाउस होल्ड घर के छोटे मोटे काम होते थे वो स्टूडेंट्स को ही करने होते थे पुराने समय में, ताकि वो सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बन सके, अपने छोटे छोटे काम को वो खुद ही कर सकें। तो इसलिए उनसे घर के वर्क करवाए जाते थे। भिक्षा उनसे मंगवाई जाती थी, चाहे वो राजा का हो या रंक का, यानी कि कोई भी किसी का भी बच्चा हो, वो अगर स्टूडेंट बन गया तो उससे भिक्षा मंगवाई जाती थी ताकि उनका ईगो नष्ट हो। नो फीस सिस्टम, उस समय कोई भी फीस प्रणाली नहीं थी, यानी कि फ्री में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था गुरुकुल में।
गुरु दक्षिणा ये स्वैच्छिक होती थी। गुरु दक्षिणा स्वैच्छिक होती थी, अगर कोई स्टूडेंट देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन अगर गुरु स्टूडेंट से कुछ मांग लेता था तो स्टूडेंट उसको अवश्य ही देता था। जैसे एकलव्य से उसके गुरु ने उसका अंगूठा मांगा था और उसने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, तो इसे कहते हैं गुरु दक्षिणा। टीचिंग संस्कृत लैंग्वेज में होती थी। केवल केवल संस्कृत भाषा में ही वहाँ पर पढ़ाई होती थी और गुरु का दर्जा सर्वोपरि होता था, यानी कि सबसे ऊंचा दर्जा गुरु का ही उस समय होता था। उनके लिए कबीरदास ने एक श्लोक भी लिखा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु को गोविंद यानी कि जो भगवान है उससे भी श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। नॉलेज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम्स, जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको दो भागों में बांटा जाता था, पार विद्या और अपार विद्या। पार विद्या क्या होता है? पार से हम ध्यान रख सकते हैं सांसारिक मोह माया से पार लगाने वाला, यानी कि हायर नॉलेज, जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसे कहते थे पार विद्या। और एक होती थी अपार विद्या। अपार विद्या का मतलब होता है लोअर नॉलेज, निम्न ज्ञान या सेकुलर साइंस, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसे कहते हैं सेकुलर साइंस या लोअर नॉलेज। इंटायर टीचिंग, जो पूरी टीचिंग होती थी वो कैसे होती थी? पद पढ़े जाते थे जो ऋग्वेद के थे, सामवेद, यजुर्वेद। ओरल मौखिक होती थी और चिंतन किया जाता था, उनके बारे में सोचा जाता था। जैसे आज के टाइम में है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड पर लिखते जाते हैं स्टूडेंट उसको देखकर समझकर अपनी कॉपी में उतार लेते हैं, लेकिन पहले ये होती थी मौखिक, लिखित नहीं होती थी। केवल जो टीचर होते थे वो उनको स्टूडेंट्स को बताते थे और बाद में घर जाकर या गुरुकुल में ही शाम को वो चिंतन करते थे, उस पर सोच विचार करते थे। तो इस प्रकार की टीचिंग पुराने समय में होती थी। थ्री फोल्ड प्रोसेस ऑफ साधना, साधना के 3 फोल्ड प्रोसेस, ये कौन से थे? तो ये थे SMN। श्रवण सबसे पहले होता था सुनना, यानी कि जो भी गुरु बताता है, हेयरिंग फ्रॉम द गुरु, गुरु से सुनना। डेवलप्स फेथ इन द स्क्रिप्चर्स, जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें अपना विश्वास बनाना। तो श्रवण होता था सुनना, तो पहला प्रोसेस होता था श्रवण सुनना, फिर होता था मनन। मनन का मतलब होता है सोचना। रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट्स हर्ड फ्रॉम द गुरु, जो भी गुरु से सुना है उसके बारे में सोचना। रिमूव्स डाउट, अपने जो डाउट हैं या भी संशय हैं जो उनको दूर करना। फिर होता था निध्यासन। निध्यासन में क्या होता था? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना, तो ये होता था निध्यासन। तो 3 फोल्ड प्रोसेस कौन से थे? श्रवण, मनन और निध्यासन। मनन का मतलब होता है सोचना, और श्रवण का सुनना, और निध्यासन का मतलब होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसमें मेडिटेटिंग ऑन वर्ड्स हर्ड फ्रॉम द गुरु और पूर्ण सत्य को जानना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। अब हम देखेंगे भारतीय साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों को कहते हैं वेद त्रयी। और वेद त्रयी की जो पढ़ाई होती थी वो जो ओल्ड यूनिवर्सिटी में हम देखेंगे तो वहाँ पर वेद त्रयी की ही पढ़ाई होती थी। दर्शन शास्त्र भी होते थे। पुराणों की संख्या होती है 18, उपवेद की संख्या है 4, उपनिषदों की संख्या है 108 है, और 4 उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गंधर्व वेद। श्रुति और स्मृति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि ओरल एजुकेशन होती थी, सुनकर ही ज्ञान को आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता था सुनकर। और एक होता था स्मृति। स्मृति होता है एपिक्स या मेमोरी के द्वारा, मेमोरी से जो एपिक्स जो महाकाव्य हैं हमारे, जैसे रामायण, महाभारत, ये इनको स्मृति के अंदर ही रखा जाता है। और एक है मनुस्मृति, जिसमें एंशिएंट सिस्टम के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो स्मृति और श्रुति ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेदांग वेदों के अंग जो 6 होते थे उनको ही कहा गया वेदांग। और वेदांग में सबसे पहले व्याकरण, इसी को हिंदी में कह सकते हैं हम ग्रामर। इसे फेस ऑफ वेदास, वेदों का चेहरा इसको कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी बुक ये पाणिनि ने लिखी थी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय थे, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी।
नेक्स्ट वेदांग था ज्योतिष। ज्योतिष जिसे वेदों की आंख कहा जाता है और ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। और ज्योतिष पर सबसे पुरानी बुक यह है वेदांग ज्योतिष, जो लोगध मुनि के द्वारा लिखी गई थी। तो जैसे यहाँ पर हमने दो बुक की चर्चा की, तो ये बुक ही एग्जाम में बार बार वहाँ पर पूछी जाती हैं। तो व्याकरण की सबसे प्राचीन बुक है अष्टाध्यायी पाणिनि की, और वेदांग ज्योतिष ज्योतिष पर सबसे पुरानी बुक यह लोगध मुनि की बुक है। और ज्योतिष को वेदों की आंख कहते हैं। निरुक्त निरुक्त को कहते हैं एटिमोलॉजी, यानी कि ईयर इसको कहते हैं कान, ईयर्स। और ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, जो ओल्डेस्ट सबसे पुराना है वर्ड कलेक्शन, शब्दों का समूह जो डिफिकल्ट शब्द हैं उनका संग्रह, ये था निघंटु। निघंटु बुक ये लिखी गई है और निरुक्त से संबंधित है। शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता है। छंद छंद जो छन छन जो हम पैरों में पायल पहनते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं, तो पहनने के बाद पायल कैसी होती है, छन छन। और छंद से ही रिलेट करेंगे हम छंद को, और छंद वेदों के पैरों को कहते हैं। नेक्स्ट है कल्प। कल्प क्या होता है, रिचुअल्स। और कल्प जैसे हम कहते हैं क्रियाकलाप करो, क्रियाकलाप या क्रियाकल्प हम इसको कह सकते हैं। तो क्रियाकलाप कैसे होगा, हाथों से, तो हाथ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कल्प हाथ से संबंधित है, छंद ये पैर से, शिक्षा नाक है, और जो ज्योतिष है, ज्योतिष होता है आंख, निरुक्त होता है कान, और एक होता है व्याकरण, व्याकरण होता है फेस या चेहरा। तो इस प्रकार ये 6 वेदांग हैं। अब हम देखेंगे 4 वेद। 4 वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद को भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, जो गीत होते हैं या छंद होते हैं उनका समूह होता है। सबसे पुराना ग्रंथ है ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड ये वैदिक काल का सबसे पुराना ग्रंथ यही है। इसमें 1028 सूक्त, 10,580 छंद, ये 10,562 भी हो सकता है, और 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल का नाम है पुरुष सूक्त, जहाँ पर जो हमने 4 वर्ण देखे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उनका वर्णन पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ओनली इन वर्सेस, छंदों में ही ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स इसको कहते हैं, जो गायन से संबंधित है। 1549 श्लोक हैं। इंडियन म्यूजिक का जनक इसको माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को ही माना जाता है। ओनली इन वर्सेस, ये भी छंदों में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं इसके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यज्ञ विषयक विधियाँ, जो यज्ञों से संबंधित नियम कायदे कानून है, यज्ञ से हो गया यज्ञ, तो यज्ञ से संबंधित जो विषयक विधियाँ हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है कि यज्ञ करते हुए हमें देवताओं का आवाहन कैसे करना है, स्वाहा कैसे करना है, और अग्नि में आहुति कैसे डालनी है। तो इन सभी विधियों का उल्लेख है यजुर्वेद में। और एक गद्य और पद्य। गद्य का मतलब होता है जैसे हम कहानियाँ होती हैं, संस्मरण, उपन्यास ऐसे, और पद्य का मतलब होता है जैसे गायन योग्य है, जैसे हम कविता लिखते हैं लय में होती है वो। तो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है यजुर्वेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा सबसे नवीनतम वेद यही है, और मैजिकल फॉर्मूलाज और स्पेल्स, जादू टोनों से ये संबंधित है। बीमारियों और बुराइयों को दूर करने हेतु इसमें मंत्र भी दिए गए हैं, जो जादू टोने टोटके इनसे संबंधित होता है। तो ये है अथर्ववेद। और वेदों को हम कैसे याद करेंगे, रसिया। आज से हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हैं 4 वेद। नेक्स्ट है ब्राह्मणाज, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है सेक्रीफाइस या बलिदान, बलिदान देना। और जो वेदों की आसान भाषा में वर्णन मिलता है वो ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलता है। तो एक्सप्लेन वेदास, वेदों को एक्सप्लेन किया गया है आसान भाषा में। गद्य में ये लिखित हैं, जैसे कहानियाँ संस्मरण होती हैं तो ऐसे ये लिखित हैं। प्रकृति में ये कर्मकांड या रिचुअलिस्टिक हैं, तो ये कर्मकांडों से परिपूर्ण है। इसमें सभी विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अरण्यक्याज, अरण्यक। अरण्यक क्या होता है, अरण्यक का मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। और जंगल में रहने वाले छात्रों और ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों को लिखा गया उनको कहा गया अरण्यक। नेक्स्ट थे उपनिषद। उपनिषदों की संख्या टोटल है 108। और उप और निषद 2 शब्दों के मेल से बना है। उप का मतलब होता है उप, और निषद जिसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। जैसे वर्तमान समय में स्कूलों में एक टीचर होता है और स्टूडेंट उसके पास बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना या शिक्षा लेना, इसका मतलब होता है उपनिषद।
और इसे ही वेदांत कहा जाता है, यानी कि यहीं पर वेदों का अंत हो जाता है। और सबसे पुराना उपनिषद यह है बृहदारण्यक उपनिषद। और 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, जो मानव जीवन के 4 मुख्य लक्ष्य है, ये क्या है, ये 4 पुरुषार्थ ये क्या है। तो पुराने समय में जो मोक्ष प्राप्ति होता था वो प्राइमरी गोल होता था, लेकिन वर्तमान में अर्थ यानी कि पैसा ही प्राइमरी गोल बनकर रह गया है। तो हमको एंशिएंट के हिसाब से देखना है, तो सबसे पहले होता था मोक्ष। तो मोक्ष होता था प्राइमरी गोल। फिर आता था धर्म, यानी कि हमको कुछ धर्म के काम भी करने चाहिए। काम, काम का मतलब होता है प्लेजर, खुद की खुशी के जो कार्य होते हैं वो। और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है सिक्योरिटी, जैसे पैसा, धन दौलत इत्यादि। ये होते थे सेकेंडरी गोल, यानी कि द्वितीय के गोल होते थे धर्म, काम और अर्थ। मोक्ष होता था प्राइमरी गोल, लेकिन वर्तमान में ये सब विपरीत है। तो पहला ये है और फोर्थ ये। हमको एंशिएंट के हिसाब से बताना है कि 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ में प्राइमरी गोल कौन सा होता था, तो ये होता था मोक्ष, फिर होता था धर्म, फिर होता था काम और फिर होता था अर्थ। तो ये 4 होते थे मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। 2 क्लासेस ऑफ एजुकेटेड विमेन, विमेन जो होती थी महिलाएं, जो शिक्षित महिलाएं होती थी उनकी भी 2 कैटेगरी यहाँ पर बनी हुई थी। एक होता था सध्योदवाद, सध्योदवाद में क्या होता था, जो विवाह तक ही पढ़ाई करती थी, जैसे भी उनकी शादी हो गई तो तभी से उनकी शिक्षा बंद हो जाती थी। तो ऐसी महिलाओं को कहा जाता था सध्योदवाद, सध्योदवाह इनको कहते थे। और एक होती थी ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी में क्या होता था, हायर एजुकेशन के लिए विवाह जैसी प्रथाओं का भी त्याग कर देती थी, यानी कि विवाह नहीं करती थी, ऐसे ही रहती थी और शिक्षा प्राप्त करती रहती थी। विमेन इन वैदिक पीरियड या वैदिक एरा 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। तो इस समय कुछ महिलाएं हुए जो विदुषी थी। लोपामुद्रा जो वेरी ब्यूटीफुल ऋषिका थी, अगस्त्य ऋषि से इन्होंने शादी की थी। तो हमको बस ये नाम ही देखना है कि लोपामुद्रा, उसमें क्वेश्चन में आएगा कि वैदिक एरा में जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो एक थी लोपामुद्रा, फिर थी मैत्री, मैत्री कॉलेज जो दिल्ली में है तो इन्हीं के नाम पर है। याज्ञवल्क्य ऋषि से इनकी शादी हुई थी, जिनकी पहली पत्नी थी कात्यायनी। फिर है गार्गी, गार्गी एक ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का मतलब है कि इसने शादी नहीं की थी, हायर एजुकेशन प्राप्त की थी। राजा जनक के दरबार में थी, जो सीता थी, सीता के पिता होते थे राजा जनक। तो राजा जनक के दरबार में थी गार्गी। और गार्गी याज्ञवल्क्य फेमस संवाद है और ग्रेट ये डिबेटर थी, डिबेट करने वाली थी गार्गी। फिर था घोषा और एक थी अपाला। तो हमने कुल 5 नाम देखे और 5 नाम में कौन कौन से हैं, लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी, घोषा और अपाला। और जो प्राचीन सिस्टम था उसमें इवैल्यूएशन या आंकलन कैसे किया जाता था, तो ये भी 3 प्रकार से किया जाता था। एक होता था महाप्रजनन, प्रजनन ग्रेड, महाप्रजनन ग्रेड। इसमें क्या होता था, इसमें स्टूडेंट ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी, जिनके पास हाईएस्ट एबिलिटी या उच्च योग्यता होती थी तो उनको ग्रेड दी जाती थी महाप्रजनन ग्रेड। जैसे प्रेजेंट टाइम में A++ ग्रेड मिलती है, तो उस समय की A++ ग्रेड ये होती थी महाप्रजनन ग्रेड। एक होती थी मध्य प्रजनन ग्रेड, जो मीडियोकर एबिलिटी वाले, जो मध्यम प्रवृत्ति के होते थे, ना ही ज़्यादा हाईएस्ट और ना ही लो, तो इनको दिया जाता था मध्य प्रजनन ग्रेड। और एक होता था अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, जो जिनकी एबिलिटी लो होती थी उनको अल्प प्रजनन ग्रेड दी जाती थी। महाप्रजनन, मध्य प्रजनन और अल्प प्रजनन, जैसे यहाँ पर A+ ग्रेड और B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे दी जाती है प्रेजेंट टाइम में, वैसे ही ये ओल्डेस्ट टाइम की ग्रेड होती थी। और जो स्टडी इन एंशिएंट टाइम, जो प्राचीन समय में स्टडी होती थी वो ओरल एंड थिंकिंग बेस्ड होती थी, उनको मौखिक बताया जाता था और बाद में उन पर चिंतन मनन ये सभी स्टूडेंट का काम होता था, तो वे थिंकिंग करते रहते थे। कुरिकुलम इन एंशिएंट टाइम, कुरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, क्या क्या होता था, क्या क्या पढ़ाई होती थी। तो वहाँ पर होती थी एंथ्रोपोलॉजी, तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, रिलीजियस एजुकेशन मेन फोकस होता था, धार्मिक शिक्षा मेन होती थी, जियोलॉजी, इथनोलॉजी, ह्यूमन इजियोनिक्स और मैथमेटिक्स।
तो इन सभी विषयों की पढ़ाई वहाँ पर होती थी, लेकिन मेन फोकस ये रिलीजियस एजुकेशन पर होता था। शिक्षक का निर्णायक स्थान, जो शिक्षक होता था उसकी भूमिका सर्वोपरि होती थी, महत्वपूर्ण स्थान होता था। गुरुकुल में माता पिता की भूमिका निभाता था, एक सुधारक, एक रिफॉर्मर होता था, मार्गदर्शक, एक गाइड होता था, नैतिक शिक्षक, नैतिक शिक्षक भी होता था, चरित्र निर्माता, करेक्टर मेकर होता था, आध्यात्मिक पिता, जो स्पिरिचुअल फादर होता था, और एक प्रेरक, एक गाइड करने वाला होता था, मोटिवेटर भी एक टीचर होता था। तो टीचर की इतनी सारी भूमिका थी प्राचीन समय में। जैसे वर्तमान समय में केवल पढ़ाना ही पढ़ाना मुख्य टारगेट है, उस समय शिक्षक का स्थान काफ़ी निर्णायक होता था। और जो भी जैसे सुधारक का काम हुआ, मार्गदर्शक, नैतिक शिक्षक, चरित्र निर्माता, आध्यात्मिक पिता, प्रेरक, ये सभी काम शिक्षक ही तब उस समय होते थे। और शिक्षक की भी कुछ कैटेगरी थी, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर, अनेक प्रकार के टीचर थे। उनमें एक होता था अध्यापक। अध्यापक का मतलब होता ओनली इंफॉर्मेशन शेयर, केवल सूचनाओं का ही आदान प्रदान ये करता था। अध्यापक केवल सूचना को देता था। एक होता था पंडित। पंडित का मतलब है टू गिव अ डीप इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट, एक विषय में बिल्कुल गहन अध्ययन, गहन जानकारी उपलब्ध करवाना, या गहन डीप इंसाइट, एक गहन सोच विकसित करना, ये होता था पंडित। पंडित अपने विषय की सबसे गहन से गहन, जितने भी उसने पढ़ाई की है उसके बारे में बताता था, उसको कहते थे पंडित, यानी कि अपने विषय में सर्वश्रेष्ठ ये होता था। उपाध्याय, उपाध्याय होता था इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों को कंबाइंड करके विद्यार्थियों को जो डिलीवर करता था, उसको कहते थे उपाध्याय। एक होता था आचार्य। आचार्य होता था स्किल सिखाने वाला, जैसे किसी ने कोई काम सिखाया, जैसे प्रेजेंट में आईटीआई में काम सिखाते हैं, तो उनको हम आचार्य कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। तो आचार्य कहा जाता था स्किल सिखाने वाले को। एक होता था दृष्टता। दृष्टता में क्या होता था, दैट हैज़ अ विजनरी व्यू, एक उसके पास विजनरी व्यू होता था ऑन अ सब्जेक्ट एंड टीचर यू टू थिंक इन दैट मैनर, यानी कि उसमें एक विजनरी व्यू होता था, उसे कहते थे दृष्टता। और सबसे ऊपर होता था गुरु। गुरु का मतलब होता है एबल टू अवेकन विजडम टू यू, आपने आप में यानी कि स्टूडेंट्स में विजडम, बुद्धिमता को विकसित करना, उसकी ओर ले जाना, और लीडिंग यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का मुख्य उद्देश्य होता था। तो गुरु के भी या टीचर के अनेक टाइप होते थे, जैसे अध्यापक, पंडित, उपाध्याय, आचार्य, दृष्टता और गुरु। गुरु इसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर हमने एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम तो देख लिया, तो उसमें कुछ जैसे शिक्षा कब शुरू होती थी, कितनी एज में शुरू होती थी, उनके लिए क्या क्या थे। तो इसमें हम देखेंगे 16 संस्कार। तो 16 संस्कार जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, और 9 एजुकेशनल रिचुअल्स इसमें होते थे। तो सबसे पहले होता था गर्भधान। गर्भधान सेरेमनी, जब बच्चा अपने गर्भ में हो हो जाता था, और इसे जीपीएस से हम याद कर सकते हैं, जिसे हो गया गर्भाधान। फिर हो गया पुंसावन। पुंसावन होता है मेंटल डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन अ वॉम्ब ऑफ मदर, जो गर्भ में, माता के गर्भ में ही बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाता था, उस संस्कार को कहते थे पुंसावन संस्कार। तो जी से हो गया गर्भधान, पी से हो गया पुंसावन, ऐसे हो गया सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो चौथा, छठा और 8वां महीना था फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए बेबी, जो बच्चा होने में 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने रह जाते थे, तो सीमांतोन्नयन संस्कार को किया जाता था। तो जीपीएस से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं, गर्भाधान, पुंसावन और सीमांतोन्नयन। फोर्थ संस्कार था जातकर्मा। जातकर्मण या जातकर्मा, इसमें बेबी के दोषों से बचाया जाता था। तो बच्चे को दोषों से बचाने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे कहते थे जातकर्मा। फिर होता था नामकरण। नामकरण जन्म पत्रिका के हिसाब से होता था, जन्म के 11वें दिन ये नामकरण की प्रथा होती थी। निष्क्रमण। निष्क्रमण जैसे हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं महाभिनिष्क्रमण, यानी कि महात्मा बुद्ध घर से बाहर गए थे, गृह त्याग किया था। तो यहाँ पर निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर जाना, गो आउट, बाहर ले जाना। जो जन्म के चौथे महीने होता है, जन्म से जो 4 महीने हो जाते हैं जन्म हुए, तो उसको घर से बाहर ले जाया जाता है बच्चे को, इसे कहा जाता था निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता था। तो गिवन फूड फॉर फर्स्ट टाइम,
ये होता था अन्नप्राशन। एक होता था विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब होता है एजुकेशन फॉर्मली स्टार्ट हो जाती थी, औपचारिक रूप से शिक्षा का आरंभ यहाँ से हो जाता था। एक होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य यहाँ पर से शुरू हो जाता था, यानी कि अब बच्चा पढ़ने जा सकता है। और इसे ही योगना पवित्रा, और बच्चे को इसमें द्विज या रीबर्थ या ट्वाइस बोर्न कहा जाता था। और जो उपनयन संस्कार है ये लड़कियों का भी होता था। इसमें आयु क्या क्या थी? जो उपनयन था ब्राह्मणों के लिए इसकी आयु थी 16 वर्ष, क्षत्रियों के लिए थी 22 वर्ष, वैश्यों के लिए थी 24 ईयर्स। और इसमें बच्चे को सावित्री पतिता कहा जाता था। और इसमें कुछ मैनर्स की ओथ भी दिलवाई जाती थी, जिस जैसे मैं वेदों को पढ़ूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, बड़ों का आदर करूंगा, सामाजिक दायित्वों का पालन करूंगा। तो ऐसे मैनर्स की ओथ भी यहाँ पर दिलवाई जाती थी। ओथ का मतलब होता है शपथ। तो नैतिक मूल्यों की शपथ यहाँ पर दिलवाई जाती थी। फिर नेक्स्ट संस्कार आता है मेध ज्ञान। मेध ज्ञान में होता है सावित्री व्रत होते हैं, मेमोरी और इंटेलिजेंस होते हैं, डेवलप ऑफ ब्रह्मचारी मेंटल पावर। ब्रह्मचारी के मेंटल पावर के विकास के लिए ये होता था मेध ज्ञान। फिर होता था उपकर्म। उपकर्म और एक होता है उत्सर्जन। उपकर्म का मतलब होता है जैसे हम नई एडमिशन लेते हैं तो सेशन स्टार्ट होता है। तो बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन, जब एकेडमिक सेशन शुरू होता था श्रावण पूर्णिमा को, यानी कि जुलाई अगस्त महीने में श्रावण पूर्णिमा को ये शुरू होता था, तो उसे कहते थे उपकर्मा। और एक होता है उत्सर्जन। उत्सर्जना, एकेडमिक सेशन जब एंड होता था उसे कहते थे उत्सर्जन। और जब समावर्तन, समावर्तन का मतलब होता है एंड ऑफ स्टूडेंटशिप, यानी कि छात्र जीवन का अंत या ब्रह्मचर्य पीरियड का अंत यहाँ पर होता था। और जैसे वर्तमान में होता है दीक्षांत समारोह, जो अंतिम जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका होता है फाइनल जो फंक्शन होता है उसे कहते हैं कॉन्वोकेशन या दीक्षांत रिचुअल वहाँ पर होते थे, जिनको कहा जाता था समावर्तन संस्कार। तो ये सभी थे संस्कार। और 16वां संस्कार होता है अंतिम संस्कार। लेकिन जो हमको यहाँ पर मेन ध्यान रखने हैं वो एक विद्यारंभ, उपनयन संस्कार और गर्भाधान, ये 3-4 संस्कार ही हमको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसके लक्ष्य क्या क्या थे? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो मेन पर्पज होता था वो मोक्ष की प्राप्ति ही होता था, ताकि स्टूडेंट में जैसे उनसे घर के काम करवाए जाते थे ताकि उनमें ईगो ना बढ़े, भिक्षा दिलवाई जाती थी ताकि ईगो ना बढ़े, वो सेल्फ रिलायंस बन सकें, ताकि उनको मोक्ष प्राप्त करने में आसानी हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था मोक्ष। कैरेक्टर शेपिंग, चरित्र निर्माण करना भी मुख्य उद्देश्य होता था। इम्पार्टिंग रिलीजियस नॉलेज, धार्मिक ज्ञान को देना, अपनी धार्मिक जो कल्चर है उसको डिलीवर करना, ताकि इनको भी पता हो कि हमारी संस्कृति कैसी है। स्ट्रेस ऑन सोशल ड्यूटीज, सामाजिक कर्तव्यों पर बल दिया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी, ये सर्वांगीण विकास, यानी कि यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शैक्षिक सभी तरह का विकास पर यहाँ पर बल दिया जाता था। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, जो हमारा रिच कल्चर है, जो ओल्ड कल्चर है उसको प्रमोट यहाँ पर किया जाता था। अब हम देखेंगे एंशिएंट टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक और राइटर भी हम यहाँ पर साथ में ही कर लेते हैं। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका, ये 2 बुक ये लिखी हैं आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की थी, तो जीरो आर्यभट्ट ने ही दिया था। ब्रह्म सिद्धांत, ये बुक है ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत ये थोड़ा हमको याद रखना है, बाकी आर्यभट्टियम से आर्यभट्ट, ब्रह्म सिद्धांत से ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है पंच सिद्धांत, वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक। जो जातक है वृहत जातक, वृहत संहिता और पंच सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत में हम पजल हो सकते हैं, तो पंच सिद्धांत वराह मिहिर और वृहत संहिता भी वृहत जातक और लघु जातक भी। अष्टांग हृदय जो औषधि से रिलेटेड है, ये है वाघ भट्ट की बुक। और नवनीतकम ये धन्वंतरि की बुक है। महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य, भास्कर्य से हम रिलेट करेंगे भास्कर को। हस्त्यायुर्वेद में है पाल काप्य, तो ये इम्पोर्टेंट बुक और राइटर हैं जो हमको रखनी है ध्यान, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम की बुक है।
अब हम इनसे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हमारी क्लास हो जाएगी एंड। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में द नेचर ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज कंसिडर्ड एज रिलीजियस। तो इसमें कहा गया कि जो नेचर ऑफ हायर एजुकेशन का जो प्रकृति है एंशिएंट टाइम में कंसिडर्ड एज रिलीजियस, उस समय धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल ये कथन सही है। रिलीजन बेस्ड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया हैड an outstanding role in creating, transforming and transmitting knowledge to the people in society। तो ये सोसाइटी के लिए भी दी जाती थी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। दोनों कथन तो ट्रू हैं, लेकिन ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और असर्शन रीजन, द स्टूडेंट्स एट द एंशिएंट गुरुकुल्स हैड टू डू मैनुअल वर्क एट द हाउस होल्ड टू देयर गुरुज। गुरु के घर में जो हाउस होल्ड वर्क करते थे स्टूडेंट करते थे, बिल्कुल सही बात है, करते थे। द गुरुज एक्सेप्टेड दिस एज पेमेंट फॉर देयर टीचिंग सर्विस। तो गुरु एक्सेप्टेड करते थे पेमेंट फॉर देयर टीचिंग सर्विस। तो जो वो उनको पढ़ाते थे उसके लिए वो घर का काम करवाते थे। तो ऐसा नहीं है, वे घर का काम इसलिए कराते थे ताकि वो सेल्फ रिलायंस बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए वो घर का काम करवाते थे। वहाँ पर कोई भी फीस सिस्टम नहीं था। तो नो फीस सिस्टम इन एंशिएंट पीरियड। तो यहाँ पर केवल एक ही कथन ठीक है, और ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग गुरुकुल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो गुरुकुल भारत में गुरुकुल प्रणाली के दौरान सीखने के चरण क्या थे? सीखने के चरण हमने देखे थे एस, एम और एन। ऐसे हो गया श्रवण, मनन और निध्यासन। तो ये 3 ही चरण हमने देखे थे, और 3 चरण हैं श्रवण, मनन और निध्यासन। तो मनाना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में ही हमको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर श्रवण, मनन और निध्यासन 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ पर है? तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसमें कहा गया कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती तो महिलाएं, जो हम प्राचीन काल में विदुषी महिलाओं को देखते हैं, तो वो नहीं होती। तो ये कथन यहाँ पर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट इन वैदिक स्कॉलर। वैदिक स्कॉलर्स में वर, मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी एंड लोपामुद्रा। तो मैत्रेयी, विशंभरा, अपाला, गार्गी और लोपामुद्रा प्रमुख वैदिक विदुषियां थी। तो ये तो हमने पढ़ा है, तो ये तो थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वंडरिंग स्कॉलर और फिजिशियन इन द वैदिक एज इज लेबल्ड एज। जो भटकने वाले विद्वान या चिकित्सक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चरक को। पाणिनि एक व्याकरणविद थे, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, जो अष्टाध्यायी नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था। द स्क्रिप्ट ऑफ संस्कृत डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हर्षा, इन विच संस्कृत वर्क्स वर मेड नोन टू चाइना एंड जापान वाज। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जब हम यूनिवर्सिटी को करेंगे तब ये हमारा क्लियर होगा कि हर्ष के समय विकसित संस्कृत की लिपि। तो ये थी सिद्धि मैत्रिका ये थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूड द पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में क्या क्या पॉइंट होते थे? सेल्फ कंट्रोल वहाँ पर सिखाया जाता था, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर ये भी सिखाया जाता था, और प्रमोशन ऑफ रिच कल्चर, सोशल अवेयरनेस होती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता था, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता था। सोशल अवेयरनेस और नॉलेज एंड कल्चर के बारे में बताया जाता था, और सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रिलायंस, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आज के एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मेडिवल एजुकेशन सिस्टम और पोस्ट इंडिपेंडेंट, अगली क्लास में हम यूनिवर्सिटी और मेडिवल एजुकेशन सिस्टम को करेंगे, और उसके बाद
प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे ऐसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।